अक्सर मरीज़ अपनी दवाइयों की डोज़ इसलिए कम कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे मरीज़ दवाई खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं सिर्फ़ इसी वजह से कि उनको साइड इफ़ेक्ट से डर लगता है। और कुछ मरीज़ सबसे ख़तरनाक काम करते हैं कि दवाई वक़्तन-फ़वक़्तन कभी-कभार खाते हैं। वो भी इसी वजह से कि उनको लगता है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएँगे। दवाइयों के बारे में, इंग्लिश दवाइयों के बारे में साइड इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शन हमारे कल्चर में है कि मरीज़ दवाई का भरपूर इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से जो स्पेशली क्रॉनिक अमराज़ वाले मरीज़ हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, डायबिटीज़ के मरीज़, हार्ट फेलियर के मरीज़, ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और 21st सेंचुरी में इतनी अच्छी दवाइयाँ होने के बावजूद अपने मर्ज़ को बढ़ने देते हैं, जो कि दवाइयों से बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे, क्यों और कहाँ से हमारे कल्चर में ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के मिथ्स आए, क्यों ये सारे बातें गलत हैं और कैसे आप इन दवाइयों का सही इस्तेमाल करके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़ फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर एक ट्रैवल स्टूडियो से। दवाइयों के बारे में सबसे पहले मैं आपको अपनी राय बताता हूँ। अगर मेरे मरीज़ अगेन कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो वो आपको बताएँगे कि लॉन्ग टर्म दवाइयों के यूज़ के बारे में अगर कोई सबसे बड़ा मुख़ालिफ़ है, तो मैं खुद हूँ। लेकिन मैं दवाइयों के क्रॉनिक यूज़ की मुख़ालफ़त इसलिए नहीं करता कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं मुख़ालफ़त इसलिए करता हूँ कि दवाइयाँ इस्तेमाल करके आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मेरी हर पेशेंट एनकाउंटर में कोशिश होती है कि मैं इक्वली एम्फसाइज़ करूँ कि दवाइयाँ आप ज़रूर इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर आप क्रॉनिक अमराज़ में हैं। लेकिन साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करें कि ये एक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपका अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है जो कि बीमारी की शक्ल में नमूदार हुआ है। और अगर आप अर्ली स्टेज पर हैं या बहुत लेट नहीं हो गए, तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल को भी अडॉप्ट करके आप बड़ी हद तक इन दवाइयों से वापस आ सकते हैं, या आपकी दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी या बहुत कम रह जाएँगी। और इनको कम करने का अगेन ये मकसद नहीं है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। इनको कम करने का मकसद है पेशेंट को मोटिवेट करना हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म ये इश्यूज़ चलते हैं, तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपके बाकी ऑर्गन नहीं डैमेज होते। आपके अंदर जो बीमारी चल रही है, वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जो आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस है, जो आपकी डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल्ड है, जो आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन है, ये जाके आपकी ब्लड वेसल्स को, आपकी आँखों को, आपके दिमाग को, आपके जिगर को, किडनी को डैमेज कर रही हैं, ना कि दवाइयाँ। अब हम चलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पर। क्या इंग्लिश दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। हर दवाई के, एक्चुअली दुनिया में हर चीज़ के ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम खुराक से शुरू करते हैं। आप ऐसा करें, सबसे सुपर फूड ले लें। मैं हालाँकि ये डिटॉक्स, सुपर फूड, दिस मैं इस क्रैप के खिलाफ हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए एक सुपर फूड का लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ, ब्रोकोली। आप ब्रोकोली ले लें। क्या आप सारा दिन ब्रोकोली खा सकते हैं? नहीं खा सकते। कितनी अमाउंट में खा लेंगे? उसके बाद आपको बदहज़मी हो जानी है, आपको गैस होनी शुरू हो जानी है, आपको इंडाइजेशन हो जानी है। फिर हम चलते हैं नट्स की तरफ, जिनको हम पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट भी कहते हैं। आप बादाम ले लें, आप अखरोट ले लें। अगेन अ काइंड ऑफ सुपर फूड, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत ही हेल्थ के बेनिफिट्स हैं। लेकिन आप कितने खा लेंगे? कितनी देर खा लेंगे? आपको लाज़मन इसकी क्वांटिटी डिटरमिन करनी पड़ेगी। अगर आप खाते जाएँगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका वज़न बढ़ जाएगा और देसी स्टाइल में आप आएँगे तो आपके मुँह में छाले भी निकल आएँगे। फिर हम चले जाते हैं बड़ी ही नेचुरल डेली लोकल फूड, अंडा और दूध। इसको आप कितना खा सकते हैं? आपको आखिर तो कोई लिमिट लगानी है। क्या इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है जब आप हद से बढ़ेंगे? बिल्कुल हैं। तो जिस तरह हर चीज़ के कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं,
और उसको सँभल के इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कुछ वेल स्टडीड साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमें पता हैं। उनके बावजूद कंपनियाँ मार्केट में इनको सेल करती हैं क्योंकि हमें पता है कि ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हम इसको मॉनिटर कैसे करेंगे और हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयों के ऐसे होते हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स की जब वज़ाहत फुल हो जाती है बाज़ औक़ात मार्केट में आने के बाद, तो कंपनियाँ या ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ स्पेशली एफडीए जो अमेरिका की है, वो मेडिसिन को वैसे ही कंपनी से पुल कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझें कि किसी दवाई को लेके एक रिएक्शन हो गया स्किन का या पैंक्रियाज़ का या कोई ऐसा रिएक्शन जो कि बिल्कुल इरिवर्सिबल था। तो उस दवाई के ऊपर एक ब्लैक लेबल किस्म की वार्निंग चिपका दी जाती है कि ये इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, स्पेशली अगर ये वाले पेशेंट इस्तेमाल करें। तो हमें पता होता है कि ये पॉसिबिलिटी है। जो हमारी अमूमन इस्तेमाल की दवाइयाँ हैं, उनके जो रेगुलर बेसिस पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो तब होते हैं जब आप उनको अननेसेसरी इस्तेमाल करें और सुपरविज़न के बगैर इस्तेमाल करें। अब मैं सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की लिस्ट तो यहाँ नहीं रख सकता, लेकिन चलें हम मोटी-मोटी अपने गुर्दे से रिलेटेड दवाइयों की बात करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लोसार्टन से, लिसिनोप्रिल से या इससे मिलते-जुलते ड्रग से। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इन दवाइयों के 2-3 साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बड़े ही कॉमन हैं और हमें पता हैं। पहला हो गया पोटेशियम लेवल का हाई होना। हमें पता है और हम पोटेशियम लेवल पे नज़र रखते हैं और जिन मरीज़ों का हाई होना शुरू हो जाए उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आपने हाई पोटेशियम वाली चीज़ें नहीं खानी। इन्हीं दवाइयों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। वो भी डॉक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि मरीज़ के साथ मिल के उसका ब्लड प्रेशर का ध्यान रखे और अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम होना शुरू हो जाए तो हम इन दवाइयों की डोज़ कम कर देते हैं या इनको मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं। फिर हम चलते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स की तरफ। अब इन दवाइयों के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ बेसिक हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फेक्शन। क्योंकि SGLT2 इनहिबिटर्स पेशाब में ज़्यादा शुगर को निकालते हैं, तो पेशाब वाले एरिया में स्पेशली फीमेल्स में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स दवाइयों के इन साइड इफ़ेक्ट्स का क्योंकि हमें पता है, हम पेशेंट को हमेशा कहते हैं आपने ध्यान रखना है, कोई साइन सिम्पटम्स आएँ तो हमें बता देना है और वो पेशेंट जिनमें पहले ही अपनी पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, ब्लैडर कमज़ोर होने की वजह से, पहले ही उनको यूटीआई हो, उन मरीज़ों में हम ये दवाई इस्तेमाल करने से ग्रेज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डायूरेटिक्स जैसे कि लेसिक्स या हाइड्रोक्लोरथायज़ाइड। इनका भी हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन करा के ब्लड प्रेशर भी कम करवा सकते हैं, वीकनेस भी करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ख़राब कर सकते हैं। तो इनको इस्तेमाल करते हुए भी हम पेशेंट को कहते हैं आपने वेल हाइड्रेटेड रहना है या अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख़्याल रखना है। फिर हमारे पास कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उसके बावजूद हम इनको यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे तो जो बीमारी है वो मरीज़ को मार देगी। जैसे कि कीमोथेरेपी या एंटीबायोटिक्स। अगर हम पेशेंट की इन्फेक्शन नहीं ट्रीट करेंगे तो वो इन्फेक्शन से मर जाएगा और अगर हम उसका कैंसर नहीं ट्रीट करेंगे तो वो कैंसर से मर जाएगा। इसलिए वक़्ती तौर पे हम एक समझें कि कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि हम दवाई के साइड इफ़ेक्ट बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बीमारी को ख़त्म करके ही साँस लेंगे। और इसी तरह पेन किलर्स हैं। पेन किलर आपको बाज़ औक़ात पता होता है कि ये यूज़ करके जिगर या गुर्दे को डैमेज हो सकता है, लेकिन आप फिर भी करते रहते हैं क्योंकि आपसे पेन बर्दाश्त नहीं होती। तो ये एक म्यूचुअल कंसेंट वाली चीज़ है। इसके बाद अब हम चलते हैं कि इन दवाइयों के बारे में और स्पेशली साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे कल्चर में जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल हैं हम यानी कि पेशेंट, ना कि हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के इश्यू ज़रूर हैं, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। हमारा हेल्थ केयर उतना वेलकमिंग नहीं है, उतना गाइडिंग नहीं है। एक दफ़ा जब आप डॉक्टर के ऑफ़िस से निकल जाते हैं, तो आपको अप्रोच नहीं है। फिर आप या फार्मेसी वाले के हवाले होते हैं या मोहल्ले की माई के हवाले होते हैं, स्पेशली जो घर में बड़ा चाचा होता है। तो ये भी हमारे हेल्थ केयर के इश्यूज़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
पाकिस्तान में जो अद्वियात की बड़ी मिकदार इस्तेमाल होती है वो ओवर द काउंटर होती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है और इसको आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं किसी भी फार्मेसी पे खड़े होके। अपने घर में भी आप देखें, अगर आप उन 1-2 बुज़ुर्गों को निकाल दें जो 4-5 दवाइयों पर हैं, तो आपके घर में जितनी दवाइयाँ पड़ी हैं उनमें से किसी भी दवाई को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, आप खुद उसको फार्मेसी से लेके आए हैं। तो पाकिस्तान में दवाइयों के जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो मरीज़ का खुदकुश हमला है। उसकी अपनी कारीगरी है। इसमें डॉक्टर का कोई ख़ास कसूर नहीं है। नेक्स्ट आता है कि इन दवाइयों के बारे में मिसकंसेप्शन कौन फैलाता है, हमारे मरीज़ों को मिसगाइड कौन करता है और मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैलाता है। उनमें सबसे टॉप पे हैं हमारे हकीम माशाल्लाह। उन्होंने क्योंकि अपनी जड़ी-बूटियाँ बेचनी होती हैं, अपनी फक्की बेचनी होती है, तो वो हर मरीज़ को हर चैनल पर, हर फ़ोरम पर कन्फ़र्म करते हैं कि जी इंग्लिश दवाइयों के बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हालाँकि वो खुद ही घर बैठ के इंग्लिश दवाइयाँ खा रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी होम्योपैथिक। होम्योपैथिक तो स्टार्ट ही यहाँ से होती है और उनका स्लोगन या समझें कि सेलिंग पॉइंट ही ये है कि जी हमारा साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और बाकी दुनिया में हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद ये सिलसिला यहाँ पे रुकता नहीं है। हमारे अपने मॉडर्न साइंटिफिक प्रोफ़ेशनल जो हैं जिनमें फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या इस फ़ील्ड से रिलेटेड फ़ॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन सब को भी मजबूरन पाकिस्तान के कल्चर में अपना पॉइंट सेल करना सिर्फ एक ही तरीके से आता है कि आप सर्जरी ना करवाएँ, आप दर्द की दवाई ना खाएँ, आप फिज़िकल थेरेपी कराएँ। आप ब्लड प्रेशर न्यूट्रिशन से कंट्रोल करें, दवाइयों के बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। आप साइकियाट्रिक दवाइयाँ ना खाएँ, दवाइयों के बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, आप काउंसलिंग करवाएँ। इस सिलसिले में हम बड़े अनफॉर्च्यूनेट हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स ही बड़ी मिसलीडिंग है। उनको कहना यही चाहिए कि बिल्कुल दवाइयों से जितना आप बच सकते हैं, हेल्दी नेचुरल तरीके से आप उसको करने की कोशिश करें, लेकिन दवाइयों की अपनी अहमियत है। पर आप साइकोथेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं। सर्जरी तो आपने करवानी है क्योंकि आपका इश्यू है ही सर्जरी वाला, लेकिन फिज़िकल थेरेपी भी आपने करवानी है। दवाइयाँ मुझे पता है आपको नी जॉइंट बड़ी सीवियर है, आप दवाई ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन देखें फिज़िकल थेरेपी करा के आपकी इंटेंसिटी कितनी कम होती है, तो हो सकता है आपको दवाई इस्तेमाल ही ना करनी पड़े। लेकिन ये सारे लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि दवाइयों के बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, आप दवाई ना खाएँ, ये काम करें। तो इस मामले में हम अनप्रोफ़ेशनली हुक्मा और होम्योपैथी की तरफ से और प्रोफ़ेशनली अपने मेडिकल साइंस फ़ील्ड के लोगों से बड़े बदकिस्मत रहे हैं और अल्लाह करे फ्यूचर में हमारी ये सोच या बात करने का अंदाज़ कभी चेंज हो। अब आज के बाद आपने मॉडर्न दवाइयों को या इंग्लिश मेडिसिन को कैसे देखना है? इंग्लिश मेडिसिन उसी ट्रेडिशन की कंटिन्यूएशन है जो कि पुराने ज़माने के डॉक्टरों ने शुरू की थी। इंग्लिश मॉडर्न मेडिसिन रिसर्च शुदा होती है, उसमें हमें साइड इफ़ेक्ट्स, नुकसान और फ़ायदों का पता होता है और हम उनको क्लोज़ली मॉनिटर करके चलते हैं। अगर आप डॉक्टर की सुपरविज़न में पूरी एहतियात के साथ, रेगुलर चेकअप के साथ दवाई खाएँगे, तो किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं। ख़त्म नहीं हो जाते, बहुत कम होते हैं। और मैंने क्योंकि यहाँ पे मरीज़ों को देखा है जो कि 30-30, 40-40 साल से ये दवाइयाँ खा के बड़े फिट और हेल्दी हैं और 90-90, 95 साल ज़िंदा रहते हैं क्योंकि उसके अलावा बाज़ औक़ात आपके पास ऑप्शन होती ही नहीं है। एज 60 के बाद आके मुश्किल हो जाता है दवाई के बगैर ब्लड प्रेशर, शुगर वग़ैरह को कंट्रोल करना। दूसरी तरफ आपने मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल दूसरे जो सारे तरीके हैं इलाज करने के, उनको देखना है कार और हवाई जहाज़ कंपेयर टू गधा गाड़ी। जब आप 21st सेंचुरी में आके जहाज़ पे सफ़र कर रहे हैं, कार पे सफ़र कर रहे हैं, सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप गधा गाड़ी पे तो नहीं जाएँगे ना। और फिर आप ये भी नहीं कहेंगे कि जी जहाज़ का तो बड़ा मसला है, वो तो क्रैश हो जाता है, तो मैंने तो नहीं जाना, या कार की टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट से इतने लोग मरते हैं, तो मैंने तो कार पे सफ़र नहीं करना, मैंने तो गधा गाड़ी पे सफ़र करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसान इवॉल्व होता है, तरक्की करता है, आगे की तरफ चलता है, इवन दो कि हम अपने कल्चर और इलाकाई हिसाब से काफ़ी पुरानी चीज़ों में फँसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने नई चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट भी किया है। तो आपने भी जैसे हकीम साहब ने, मौलवी साहब ने, होम्योपैथिक वाले साहब ने
कैमरा, यूट्यूब अडॉप्ट किया है, आप भी मॉडर्न मेडिसिन को अडॉप्ट करें और इस मिसकंसेप्शन को दूर करें। अब हम उन ट्रीटमेंट्स और तरीक़ा इलाज को डिस्कस करते हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता। उनमें टॉप पे हैं होम्योपैथिक के ड्रॉप्स, फिर आ जाती हैं हकीम साहब की फक्की और फिर सारी जड़ी-बूटियाँ और वो सारे तरीके जिनका नाम दुनिया में किसी को नहीं आता। इन सब का साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं होता? इन सब का साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट आप कभी चेक ही नहीं करते डॉक्टर्स की तरह। और ये आप बार-बार देखेंगे कि जब भी आप इस तरह के किसी मुआलिज के पास जाएँगे, वो कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि दोबारा अल्ट्रासाउंड करा लें, दोबारा एक दफ़ा टेस्ट करवा के चेक कर लें या देख लें कि मुकम्मल आराम आ गया है कि नहीं। वो आपको सिम्पटम्स पे लेके जाते हैं क्योंकि आपने साइकोलॉजिकली सिम्प्टोमेटिक इम्प्रूव होना होता है, वो आप हो जाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सारी अद्वियात खा के आप अपना बेसिक ब्लड वर्क भी जो करवा लेंगे ना, जो हम बेसिक हेल्थ के लिए चेकअप करवाते हैं, उनमें भी आपको एब्नॉर्मैलिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएँगी। गुर्दे के मामले में, जिगर के मामले में, सेल काउंट के मामले में, पेशाब के मामले में, कुछ ना कुछ चीज़ आपकी ख़राब आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब ये वो ख़राबी है जो हमें नज़र आ रही है। अभी बेतहाशा ऐसी ख़राबियाँ इन चीज़ों से जिस्म के अंदर चल रही होती हैं, जो आपको पता नहीं होती और बड़ी देर के बाद नमूदार होती हैं। अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं उसी मैसेज के स्टार्ट से कि अगर ज़्यादा दवाइयाँ और लगातार दवाइयाँ इस्तेमाल करने के कोई हलाफ है सबसे पहले तो वो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप फटाफट हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करें और दवाइयों को कम से कम या ख़त्म करने की कोशिश करें। उसके बाद जिन दवाइयों की हमें ज़रूरत है, वो हमने लाज़मी खानी है। उनके साइड इफ़ेक्ट्स को खुद और डॉक्टर के साथ मिलके मॉनिटर करना है और अगर कोई ऐसी दवाई जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हम मुँह उठा के चलते-फिरते खाँसी आई उसकी दवाई, फिर खाँसी बंद हो गई फिर उसकी दवाई, कम पसीना आया उसकी दवाई, फिर ज़्यादा पसीना आ गया फिर उसकी दवाई, गले में ख़राश हो रही है उसकी दवाई, आज मेरी तबीयत नहीं सही उसकी दवाई। और मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि इतनी दवाइयाँ मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में आपकी डिमांड पर ही बनी हैं। अमेरिका में शायद आपको ये वाली दवाइयाँ मिलेंगी भी नहीं कि आज मेरी सुबह वाली तबीयत नहीं सही तो उसकी अलहदा दवाई है और कोई फक्की है और शाम को अगर तबीयत नहीं सही तो उसका एक अलहदा शरबत मिलता है। खाँसी अगर ये वाली है तो उसका अलहदा शरबत है और अगर ये वाली है तो उसका अलहदा शरबत है। आप इस सब से अवॉइड करें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ चलें, छोटी-मोटी सिम्पटम्स 1, 2, 3 दिन आ जाती हैं, उनको इग्नोर करने की कोशिश करें, उनको नेचुरल सफाई-सुथराई से हल करने की कोशिश करें और देखें कि वर्जिश करने से, खुराक बेहतर करने से, बाज़ औक़ात रोज़ा रखने से अगर स्पेशली आपके जो पेट के मसले पाकिस्तान में बड़े कॉमन हैं, रोज़ा रखने से, फ़ास्टिंग करने से बड़ा रीसेट हो जाता है, आपकी तबीयत बड़ी बेहतर हो जाती है। और उस चीज़ को ढूँढने की कोशिश करें कि यार ये मसला मुझे हो क्यों रहा है और स्पेशली अगर ये आपको बार-बार हो रहा है, उसकी तह तक पहुँचे, फिर उसके बाद दवाई इस्तेमाल करें। इसके बाद अगेन अगर आपकी कोई ओपिनियन हो, आपके कमेंट्स हों, आपका एक्सपीरियंस हो, आपने ज़रूर शेयर करना है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पाकिस्तान में जो मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। हम इन सारी मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन को मिल के फ़ाइट करेंगे ताकि हमारे वो बहन-भाई जो दवाइयों का प्रॉपर इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशन से और लॉन्ग टर्म इश्यू से बच सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन अद्वियात का फ़ायदा हो। अगेन आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, मोस्ट लाइकली अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट काउंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर में। अल्लाह हाफ़िज़।